हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज हमने जो सीरीज चलाया था टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसका ये बच्चों पार्ट जो है हमारा 4 है। और इसमें हमने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर प्रश्नों को लेकर आया हूँ, और जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन बहुत ही खास है, और इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही खास प्रश्न है, और तो इसका आंसर भी बहुत खास ही होगा। करना कुछ नहीं होता है बच्चों, जो हमारा हर में है ना उसका संयुग्मी, यानी बोले तो आप क्या करो ना, 1 + sin x। ठीक है, 1 + sin x से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो नीचे हो जाएगा 1 - sin²x। ठीक है, और इधर आप dx कर दो और समाकलन का चिन्ह लगा दो। क्लियर। और यहाँ पर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा बच्चों cos² dx, और प्लस जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा tan x, और इंटू हो जाएगा sec x, और dx हो जाएगा। ठीक है, तो इसका समाकलन हो जाएगा बच्चों हमारा tan x, और प्लस जो हो जाएगा ये हो जाएगा sec x, और ये प्लस c हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन बच्चों ऐसे ही पूछ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस और ये साइन एक्स और डी एक्स करके ही पूछ सकता है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका हर में माइनस ही हो, हर में प्लस करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो उस समय इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा tan x, ठीक है, और माइनस जो होगा ये हमारा sec x और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि यदि अंडर अथी 1/1 माइनस साइन एक्स का समाकलन यदि tan x प्लस sec x प्लस c है, तो 1/1 प्लस साइन एक्स का समाकलन x के रेस्पेक्ट में जो होगा tan x माइनस sec x प्लस c होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कहता है बच्चों, ये है 1/x का समाकलन, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन से लिया गया क्वेश्चन है, और हमारा निम्न सीमा है 2 और उच्च सीमा है 3। तो इसका सीधा सीधी आंसर होगा बच्चों, है ना, log 1/x का समाकलन जो होता है log x, और फ्रॉम ये हो जाएगा लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, और यहाँ पे जो है ना ये कर देना है हमारा log 3, और ये -log 2, और यहाँ पे log m/n कीजिएगा तो log 3/2। ठीक है, इसका आंसर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए, और जब भी हमारा ऑब्जेक्टिव का क्लास हो, आप कलम कॉपी साथ में लेकर बैठिए, और सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर डालें, और पहले अपने से बनाने का प्रयास करें, और उसके बाद क्वेश्चन ना बने तो आप हम लोग का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये 21वां नंबर प्रश्न है, यानी कि 121वां नंबर प्रश्न है, और ये हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही बार ही पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, कहता है इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 और साइन क्यू एक्स डी एक्स है। तो ये साइन क्यू एक्स डी एक्स ना बच्चों, ये हमारा ना ऑड फंक्शन है। ठीक है, जब हमारा ये ऑड फंक्शन होता है ना, तो आप याद कर लो कि यदि इंटीग्रेशन -a से +a हो, और आपका एफ एक्स और डी एक्स का जो वैल्यू होता है ऑलरेडी ज़ीरो होता है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी ऑड फंक्शन हो और लिमिट -a से प्लस हो a हो, तो उस कंडीशन में इसका आंसर ज़ीरो होता है बच्चों। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो हमारा साइन क्यू एक्स जो है ना, ये हमारा बच्चों ऑड फंक्शन है। ठीक, यदि हमारा ये इवन फंक्शन होता ना, यदि ये हमारा इवन फंक्शन होता तो इसका क्वेश्चन का आंसर कुछ दूसरा तरह से आता। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम 122वां नंबर प्रश्न। ये भी काफ़ी लाजवाब प्रश्न हमें लगा, तो मैंने इस प्रश्न को नोट कर लिया। कहता है 122 नंबर क्वेश्चन है, कहता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर 1/n प्लस 2/n प्लस e टू द पावर 3/n प्लस डॉट डॉट e टू द पावर n/n/n। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में ना, देखिए एक फॉर्मेट होता है,
सबसे पहले तो क्या फॉर्मेट होता है कि आप 1/n को कॉमन कर लेना और यहाँ पे सिग्मा लगा देना, ठीक है। और यहाँ पे e⁻ हम क्या कर देंगे ना, यहाँ r/n कर देंगे और इस r/n का जगह पर ना हम यहाँ पे x रखेंगे ठीक है। यानी कि और चूंकि हमारे यहाँ सिग्मा में यहाँ r का मान जो है, r का मान 1 से लेके r का मान n तक है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे बच्चों 0 से 1 और ये हो जाएगा बच्चों e⁻x और dx, ठीक है। और यहाँ पे जो हो जाएगा इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो e⁻1 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो e⁻0, यानी ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए 123वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी खास क्वेश्चन है। ये देखिए कहता है 0 से 2 इंटीग्रेशन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है बच्चों, तो इसको ना आप इस तरह से तोड़ सकते हो ठीक है। यहाँ हमने 0 लिया, यहाँ हमने 1 लिया और यहाँ हमने 2 लिया। 0 से 1 के बीच में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होता है बच्चों, ये हमारा 0 होता है और 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू बच्चों 1 होता है, ठीक है। यानी कि इसका यदि हम समाकलन हम निकालते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 0 से 2 और 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx और प्लस यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ठीक है। इसका वैल्यू चूंकि हमारा 0 आता है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता है बच्चों, तो यहाँ करना कुछ नहीं है, सिर्फ x फ्रॉम 1 से 2 कर देना है और यहाँ 2 - 1 यानी आंसर इसका ऑप्शन 1 होगा। यानी कि इसका आंसर जो है बच्चों एक इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों देखा जाए और ये 124वां नंबर प्रश्न है और ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। अभी जस्ट मैंने इसके पहले इस तरह का क्वेश्चन बनाया। तो देखिए यहाँ सबसे पहले r का मान 1 से लेके n तक है, तो सबसे पहले ये इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों 0 से 1, याद रखिएगा। और ये यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, यदि आप 1/n को कॉमन करना है और यहाँ पे सिग्मा लगाना है, ठीक है, तो यहाँ 1 यदि हम n² से भाग देंगे तो 1 + r² n² होगा और इस r/n के बदले हम यहाँ x डाल देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 और ये बच्चों होगा 1/1 प्लस ये हो जाएगा x² dx, ठीक है। यानी कि हो जाएगा बच्चों हमारा tan इनवर्स और ये फ्रॉम हो जाएगा 0 से 1 और यहाँ पे अपर लिमिट का मान रखिएगा तो ये हो जाएगा π/4, यानी ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 125वां नंबर है, क्वेश्चन बहुत ही खास है बच्चों इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले sin 2x का समाकलन देखेंगे। तो यहाँ पे sin 2x का जो समाकलन होगा ना, ये होता है -cos 2x और /2 और ये हो जाएगा फ्रॉम बच्चों 0 से π/2, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos π और ये माइनस हो जाएगा बच्चों cos 0, ठीक है। यानी कि हो जाएगा -1 और ये -1 तो ये 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ना इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 2 होगा, यानी ऑप्शन हम जब डालेंगे तो ऑप्शन नंबर डी पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेशन में प्लस माइनस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, खासकर बेसिक कैलकुलेशन जो है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं और ये भी काफ़ी खास प्रश्न है। कहता है कि अवकलन समीकरण 1 + d/ds का होल स्क्वायर बराबर d2y/dx टू होल द पावर 3/2 का कोटि और घात क्या होगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, ये जो घात है ना ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको क्या स्क्वायर करना होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस और ये हो जाएगा d/dx का ये होल स्क्वायर तो है ही है, इस पर घात हमारा स्क्वायर चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों d2y/dx टू होल द पावर q हो जाएगा। तो अब जहाँ पर हम कोटि की बात करते हैं तो कोटि में जो है ना हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए, जो ये है सेकेंड, तो कोटि हो जाएगा 2। और इसका यदि घात की बात करते हैं बच्चों तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव्स होता है, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर का, इस पर ये जो पावर है ना वही हमारा घात कहलाता है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 126 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों, कि इसका कोटि जो होगा 2 होगा और इसका घात जो होगा ये 3 होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों और अगले प्रश्न पर जरा फोकस करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलन समीकरण से लिया गया है। कहता है कि डी वाई और डी एक्स प्लस वाई बटा एक्स और वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर का समाकलन गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पर एक हमारा समाकलन गुणांक जिसको इंटीग्रेशन फैक्टर कहते हैं, ये ई टू दी पावर होता है बच्चों पी डी एक्स होता है, और पी का मान जो है ना यहाँ पर वाई का गुणांक लिखते हैं, यानी ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है, यानी हो जाता है ई टू दी पावर, ये होता है लॉग एक्स और बेस ई। तो यहाँ पे ई भी खत्म हो जाएगा, लॉग भी खत्म हो जाएगा, जिसमें लॉग लगा है ना वही आ जाएगा एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 128वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये क्या कहता है, अवकलन समीकरण वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर एक्स डी एक्स का हल क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये तो हमारा प्रोडक्ट रूल पर आधारित है। यहाँ हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई और बराबर है बच्चों एक्स डी एक्स, और दोनों तरफ यदि इंटीग्रेशन का हम चिन्ह लगाते हैं, इधर तो हो जाएगा एक्स वाई, इधर हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं बच्चों, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। ये क्या कहता है, अवकलन समीकरण कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई और डी एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स का समाकलन गुणांक क्या होगा। तो देखिए ये हमारा रेखीय अवकलन समीकरण है, और उसका मेन रूप जो होता है डी वाई बाई डी एक्स और प्लस जो होता है बच्चों पी एक्स बराबर हमारा क्यू होता है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर की बात करते हैं तो बच्चों ई टू दी पावर पी डी एक्स होता है। ठीक है, तो यदि यहाँ पर इसका हमारा डी वाई और डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों तरफ भाग दीजिएगा, यानी यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे ई टू दी पावर, ये इंटीग्रेशन अब हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, यानी इसका इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा ई टू दी पावर 10x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बच्चों। कहता है 0 से π/2 और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका डायरेक्ट आंसर हमको क्या ना π/4 करना है। चाहे क्वेश्चन हमारा रहता 0 से π/2 और ये रहता बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, तब पर भी इसका आंसर ना हम π/4 ही करते। ठीक है, इसे आप रट्टा मार जाओ कि यदि 0 से π/2 है सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तब पर भी आंसर π/4, और 0 से π/2 है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तब पर भी इसका आंसर जो होगा π/4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, और ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न है। देखिए कहता है ई टू दी पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डी एक्स, एक फार्मूला हम जानते हैं आइलेट के हिसाब से बनता है ई टू दी पावर एक्स और एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, और ये डी एक्स, इसका आंसर जो होता है बच्चों ई टू दी पावर एक्स और इंटू एफ एक्स होता है। ठीक है, और प्लस सी ऐड कर दिया था, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि ई टू दी पावर एक्स तो आंसर में होगा कौन किसका डेरिवेटिव्स है। तो इस लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों कॉट एक्स है, तो यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स साथ हम लॉग साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस सी लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है अवकलन समीकरण डी वाई और डी एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई का हल क्या होगा। तो आप सीधी सी बात है बच्चों वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे, डी वाई बाई डी एस ई टू दी पावर एक्स और बट्टा करेंगे ई टू दी पावर वाई, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स और डी एक्स। सीधी सी बात है, इसका हो जाएगा ई टू दी पावर वाई और बराबर ई टू दी पावर एक्स, और ये प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हम सी को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ना हम सी को करेक्ट कर सकते हैं इसके आधार पर चूक। ठीक है, चलिए 133 नंबर ये प्रश्न काफ़ी शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है देखिए 0 से 1 है tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। एक फार्मूला हमने बताया था, ठीक है,
कि यदि हमारा कोई फंक्शन है, जैसे यहाँ पर सपोज डेट यहाँ पर हमारा tan QX है और यहाँ पर tan का डेरिवेटिव्स बगल में दिया रहता है, तो इसका समाकलन जो होता है ना, tan पर घात 3 एक घात बढ़ा देंगे तो tan⁴x और बटा 4 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यदि इसका हम कंसेप्ट हम मिलाएं इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो हमारा जो है इसका आंसर जो हो जाएगा tan−1x और घात 2 है तो 1 बढ़ा दीजिए और बट्टा 3 कर दीजिए और ये इंटीग्रेशन बच्चों 0 से 1 कर दीजिए। ठीक है, तो tan−1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, या सॉरी, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 तो पहले बाहर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे π/4 टू दी पावर q कर देंगे, यानी यहाँ पर π/q हो जाएगा और 4 चौक 16 चौक 64 और 64 और गुना 3 यानी 4×3 12 × 18 192 आंसर हो जाएगा, है ना। इसलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी पे जाते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 134 है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया प्रश्न है। कहता है यदि किसी वक्र का अभिलंब x अक्ष के समानांतर है, यदि तो अभिलंब का स्लोप जो होगा जो x का होगा, तो अभिलंब का स्लोप जो होता है बच्चों dx/y dy होता है। इसको 0 कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही खास है हमारा। कहता है यदि f(x) बराबर 0 से x और t sin t dt है, देन f'(x) इक्वल टू आंसर तो एक ये होगा, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिख दूं। देखिए यदि हमारा यहाँ पे है, संभवतः मान लेते हैं कि hx है और यहाँ पे आपका gx है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोई फंक्शन जो है rx है, ठीक है, और dx है, तो या और ये हमारा fx के बराबर है। ठीक है, तो यदि इसका हम f'(x) निकालेंगे ना, तो सबसे पहले लिखेंगे r ऑफ gx, ठीक है, अपर लिमिट का मान रख देंगे और इनटू जिसको वैल्यू पुट करेंगे उसका डेरिवेटिव उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस, फिर r में हम hx को पुट करेंगे और उसके बाद में hx का डेरिवेटिव उसके बगल में लिख देंगे। ठीक है, और इसी फार्मूला के आधार पर हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है बच्चों, और ये आ गया। देखिए सबसे पहले तो यदि यहाँ पर f'(x) लिखते हैं हम, तो हमारा पहला जो है t sin t उसको रिप्लेस कर देते हैं x से, तो ये होता है x sin x। ठीक है, और x का डेरिवेटिव्स निकालते तो बच्चों हो जाता है dx और dx, ये हमारा कट जाता है और दूसरे में 0 है तो सेकेंड पार्ट तो 0 रहता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भी प्रश्न काफ़ी उम्दा प्रश्न बच्चों। कहता है 0 से π/2 sin x/1 प्लस cos² x का समाकलन क्या होगा। तो इसमें हमें क्या करना है ना कि पुट कर देना है बच्चों, पुट कर दीजिएगा cos x बराबर t। पहले लोअर लिमिट की बात करें, cos 0 होता है 1, cos π/2 होता है 0 और साइन यहाँ पर cos को पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा -dt और बटा 1 प्लस ये t²। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा कि हो गया 0 से 1 और ये 1/1 प्लस x² और dx हो गया बच्चों। ठीक है, हमने कंसेप्ट को उलट दिया, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि इसका आंसर जो होगा π/4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये भी प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है 0 से 1 x/x² प्लस 1। तो इस तरह का क्वेश्चन में देखिए यहाँ तो बच्चों 0 से 1 है और यहाँ x² प्लस 1 है, तो हमारा हर का डेरिवेटिव देखिए यदि अंश में कर दे और यहाँ हाफ से गुना कर दें और ये dx कर दे, देखिए ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा log x² प्लस 1 और फ्रॉम जो हो जाएगा 0 से 1, अपर लिमिट का मान रखिएगा हाफ और ये हो जाएगा log 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, तो ये भी प्रश्न काफ़ी खास है। इस तरह का प्रश्न मैंने पहले भी डाला था, लेकिन वहाँ घात 3 था, यहाँ घात 2 है। तो ये बच्चों हमारा इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन होता है ना, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 × और इसको लिख सकते हैं 0 से ये π/2
और ये बच्चों साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स होता है। और जस्ट इतना का वैल्यू हमने पाई/4 बताया है, 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि एस ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी खास है। तो ये क्या कहता है, cos 2x बटा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का समाकलन है। तो देखिए इसका जो है ना, यदि cos 2x का फार्मूला आपको पता होगा तो cos 2x बराबर होता है बच्चों cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और बट्टा जो है ये हमारा है cos x और प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ बट्टा यहाँ पर हम यदि कर देते हैं cos x प्लस ये साइन एक्स का ये होल स्क्वायर, यदि काटिएगा तो सिर्फ इंटीग्रेशन बचेगा, क्या पता है, cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। और बट्टा है cos x और प्लस साइन एक्स। देखिए तो हर का डेरिवेटिव्स अंश में है, cos का माइनस साइन और इस साइन का cos, यानी हर में लॉग लगा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ना ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कहता है आपको इंटीग्रेशन 0 से 2 टू द पावर x/2 है। तो देखिए इसका समाकलन जो हो जाएगा बच्चों 2 और ये e⁻x और यहाँ पे लिख देना है फ्रॉम 0 x/2 ना, फ्रॉम 0 टू 2। तो यहाँ पर 2 इंटू जो हो जाएगा ये हो जाएगा e⁻1 माइनस e⁻0, ठीक है। यानी कि 2 इंटू e-1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों आज के क्लास में हमने देखा कि काफ़ी बेहतरीन प्रश्न का जमावड़ा है और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। और देखिए अगला प्रश्न जो है ना, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करना है। करना क्या है, कहता है 4 कोटि वाले व्यापक अवकलन समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या होती है। तो जितना कोटि है ना और उतना ही इसका क्या हो जाएगा, स्वेच्छ अचरों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी चूंकि 4 होगा, 4 कोटि है तो 4। लेकिन अगला प्रश्न जो है इसमें हमारा विशिष्ट हल है, ठीक है। तो विशिष्ट हल में एक ऑप्शन हम 0 कर देते हैं कि कोई भी कितना ही कोटि वाला अवकलन समीकरण क्या हो ना हो, यदि विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या पूछेगा तो हमेशा शून्य बताना है। हमेशा क्या बताना है, शून्य बताना है, ठीक है। चाहे कितना भी कोटि वाला अवकलन समीकरण हो, उसके यदि विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या पूछेगा तो हमेशा शून्य बताना है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है बच्चों कि यदि व्यापक हल होगा, ठीक है, मैं जरा हिंट कर दूं कि यदि अवकलन समीकरण का व्यापक हल होगा, ठीक है, तो इसमें स्वेच्छ अचर की जो संख्या होती है, स्वेच्छ अचर की जो संख्या होती है ना, ये क्या होता है, जितना घात कोटि वाला डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम संख्या दिया हुआ रहेगा, लेकिन विशिष्ट हल में क्या है कि हमेशा शून्य होता है। कितना भी कोटि वाला अवकलन समीकरण क्यों ना हो, विशिष्ट हल जो होता है बच्चों उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या जो होती है, ठीक है, उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या जो होती है हमेशा शून्य होती है। ये याद रखना है, क्योंकि इस तरह का भी प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बच्चों आज के क्लास में हमने देखा एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी मददगार साबित होगा, ठीक है। और अभी एक से एक क्वेश्चन अभी और मैं ही लेकर आऊँगा। ये तो हमारा चौथा पार्ट है, ठीक है। अभी हमारा करीब करीब 150 के आसपास हमने ऑब्जेक्टिव कराया है और अभी हमें 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों तक पहुंचनी है। फिर इसके बाद हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज चलाया है, ठीक है, वो भी चलता रहेगा और प्लस आपका जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का हमने जो सीरीज चलाया है वो भी चलता रहेगा। और इसके अलावे कुछ अलग से और भी बेहतरीन प्रश्न लेकर मैं आता रहूँगा आपके साथ। तो बच्चों आज का क्लास मैं यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है। और अगले क्लास में मिलते हैं बच्चों हम एक से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो बस बच्चों आज का क्लास हम इतना ही तक रहने देते हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी को आप पहले अपने से बनाइए, ठीक है। और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर भी आएंगे आपके साथ और लाइव टेस्ट सीरीज भी चलेगा, ठीक है।
तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। ओके बच्चों।